Hello students, here our next lecture of class 9th, chapter 2nd and subject biology. Okay, in our last section हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। सारा डिटेल हमने ले लिया था। हमने क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ लिए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिए हैं। नाउ हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, हमने अब बात करनी है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो यस हम फील कर सकते हैं ना, अपने चेस्ट के मोमेंट को फील कर सकते हैं कि कैसे ऊपर और नीचे कैसे चेस्ट फील होता है, चेस्ट मोमेंट कर रहा है, हम इजीली फील कर सकते हैं। अभी भी आप सांस लीजिए और सांस छोड़िए, फील हुआ ना मोमेंट, चेस्ट का मोमेंट फील हुआ आपको। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव। तो कैसे ये बॉडी पार्ट मूव करते होंगे, ऐसा क्या होता है बॉडी में कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, या हार्ट बीट हमें सुनाई देती है। तो क्या ऐसा होता है बॉडी में हमारे कि हमें फील होते हैं, इन पार्ट्स का मोमेंट हमें फील होता है। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। तो इनके लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल सेल्स। ठीक है, इन और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मोमेंट। तो ये सेल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी होते हैं, तो वो रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसी का रिजल्ट है कि वो मूव कर पाते हैं या हम उनकी मूवमेंट को फील कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया, बोल रहा है कि फिगर 6.8 आपने देखना है। दिस इज योर फिगर 6.8। ये स्टमक है, स्टमक में प्रेजेंट मसल्स हमें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक हमारा जे शेप, जैसे ना इंग्लिश का लेटर होता है ना जे, वैसे ये स्टमक दिखाई देता है। तो स्टमक के अंदर जो ये सेल्स है ना, ये टिश्यूज जो प्रेजेंट हैं उनको आपको दिखाया गया है। देखिए कैसी, इसको इस वाले पोर्शन को आपको टिश्यूज इसके दिखाए गए हैं। कुछ इस तरीके के टिश्यूज होते हैं, देखिए अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। और फिर और बताया गया है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस ब्राउन पोर्शन और रेडिश जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है ब्राउनिश कलर का, इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और लोकेशन ऑफ मसल फाइबर, ये लोकेशन दी गई है आपको, स्टमक में प्रेजेंट है। और दिस वन इज न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये स्मूथ मसल फाइबर है, और ये एक सिंपल सी सेल है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। इनहेल मीन्स अंदर लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं, सांस लेते टाइम या श्वसन के टाइम पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, सांस अंदर की तरफ लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती होगी, हमने सांस तो ले ली, ठीक है, कहाँ जाती है, तो इट इज एब्सॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो क्या होता है, जो भी हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू ले रहे हैं ना, सांस ली हमने, सांस अंदर को ली, ऑक्सीजन गई बॉडी के अंदर, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारा जो लंग्स होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद लंग्स से मिक्स हो जाती है कहाँ, ब्लड में, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में होता है ना। तो जहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स के पास वाले ब्लड में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है ना हर टाइम। तो ब्लड में मिक्स होके क्या करती है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, हर एक पार्ट तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, द फंक्शन here next line is why would cell need oxygen। ऑक्सीजन को सेल की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्या, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा ऑक्सीजन के पास क्या होता है कि सेल उसे गेन करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हम पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है। ठीक है, पावर हाउस मीन्स इसके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी कहाँ से आती है, ऑक्सीजन से। तो कहीं ना कहीं अब देखो एनर्जी क्या होता है ना, जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने में ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर लेता है, और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो हमें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ठीक है, तो अभी आ गया होगा ना कि ऑक्सीजन सेल को क्यों जरूरत है, सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग फंक्शन को करने के लिए होती है, और वो फंक्शन कैसे कर पाएंगे, जबकि एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी होगी तो फंक्शन कर पाएंगे, और वो एनर्जी ऑक्सीजन की हेल्प से हमें मिलेगी।
नाउ ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है और कैरी करता है इस ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए, या अलग अलग सब्सटेंसेस को, जरूरी नहीं वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, उन सारी चीज़ों को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का इसका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड और टू ऑल सेल्स। तो ये क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को कैरी करता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है। It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal। ये क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी में जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, उस वेस्ट को कलेक्ट करता है और बॉडी के सारे पार्ट से, ठीक है, जहाँ जहाँ वेस्ट है बॉडी के सारे पार्ट से उसको कलेक्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, लीवर और किडनी में लेके जाता है ताकि वहाँ से जितना एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब करे, अदरवाइज वहाँ से डिस्पोजल उसे कर दिया जाए। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आर बॉडी। ब्लड और मसल्स दोनों ही टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं। On the basis of the functions they perform, we can think of different type of animal tissues। तो ये अपने on the basis of the functions they perform, जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं तो उसी फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के एनिमल, उसी के बेसिस पे, इन्हीं फंक्शन, इन्हीं अलग अलग बेसिक फंक्शंस के बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं अपने फंक्शन के बेसिस पे। सच एज एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन सारे टिश्यूज के बारे में हमने अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, मेनली 4 टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिली। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल या कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। मसल किससे मिलके बनी हुई रहती है, मस्कुलर टिश्यू से। या मसल्स में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट रहती है, मस्कुलर टिश्यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू कवर करने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का जो काम कर रही है, प्रोटेक्टिव नेचर और कवरिंग नेचर दिस टिश्यू का है, उस टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो एपिथेलियल क्या करती है, बॉडी के ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और जो कैविटीज होती है उन्हें कवर करने का काम किसका होता है, एपिथेलियम का। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और ये एक बैरियर मीन्स एक मध्यस्थता या एक क्या कहते हैं, मध्यस्थता या बीच में आ जाता ना, जैसे एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, तो इसके बीच में ये टिश्यू आ जाएगा, ये एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगी, एक बैरियर उसको बना देगी, रोक देगा उसको, आर पार मतलब कि सेपरेट करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो एक बैरियर की तरह काम करता है, एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, जिससे कि बॉडी के जो सिस्टम है दो अलग अलग टाइप के, वो एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग रह सके, मिक्स ना हो जाए। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन है, माउथ की लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग्स एल्विलोई, लंग्स में प्रेजेंट एल्विलोई है, किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू से क्या क्या बना हुआ है, स्किन बनी हुई है, माउथ की लाइनिंग बनी हुई है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग्स एल्विलोई है जो हमारे, किडनी ट्यूबल्स होते हैं, ये सभी के सभी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहते हैं या कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। तो आपके आंसर क्या होंगे, योर आंसर विल बी स्किन ऑफ द माउथ, lining of blood vessels, lungs alveoli and kidney tubules। ठीक है, epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet। तो epithelial tissue cells जो होते हैं वो tightly packed रहते हैं और एक continuous tissue sheet का फॉर्मेशन वो करते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, क्योंकि जो टाइटली पैक्ड रहता है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं प्रेजेंट रहता है।
They have only a small amount of cementing material between them and almost no intracellular space. तो इनके बीच में एक cementing material present रहता है इनके बीच में, और almost intracellular space नहीं होता है, बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि intracellular space इसमें present नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद obviously anything entering or leaving the body must cross the least वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉडी में कोई चीज एंटर कर रहा है और कोई चीज क्या कर रहा है, छोड़ रहा है बॉडी को, तो इसका मतलब कि वो एटलीस्ट एपिथेलियम की एक लेयर को तो क्रॉस करता ही होगा। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन the body and the external environment and also बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बताया, हमसे कहा गया कि ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ बॉडी में एंटर कर रही है और बॉडी को छोड़ रही है, तो इसका मतलब कि उसे एपिथेलियल सेल की एक लेयर को तो कम पार करके जाना ही जाना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो परमेबिलिटी होती है सेल्स की अलग अलग एपिथेलिया के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि जो मटेरियल का एक्सचेंज है उसे रेगुलेट वो कर सके। किस किस के बीच में, बॉडी और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, साथ ही साथ बॉडी के पार्ट्स के बीच में भी। ओके, तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelial is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो अगर इनके टाइप्स की बात हम छोड़ दें, टाइप को अगर हम छोड़ दें एक बार के लिए, तो जितने भी एपिथेलियम होता है वो यूजुअली सेपरेट होते हैं किससे, एक अंडरलाइंग टिश्यू, अंदर जो टिश्यू होती है उससे, बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रियस बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। और वो मेम्ब्रेन को क्या कह दिया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रियस बेसमेंट, ठीक है। डिफरेंट एपिथेलिया, अलग अलग टाइप के एपिथेलिया आपको देखने को मिलेंगे, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। तो अलग अलग टाइप के एपिथेलिया अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करते हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर सकते हैं उनके यूनिक फंक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग blood vessel or lung alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable surface। तो अगर हम बात करते हैं, अगर blood vessels या lung alveoli की सेल लाइनिंग की हम बात करें, जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू, एक selectively permeable surface के थ्रू, there is a simple flat kind of epithelium। तो यहाँ पे क्या होती है, एक सिंपल सी फ्लैट सी एपिथेलियम होती है। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसे क्या कह दिया जाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखो, स्क्वेमस का आपको डायग्राम आपको शो किया हुआ है, कुछ इस तरीके की टिश्यू होती है। और फिर दूसरी आपको दिखाई गई है, ये भी अभी आप पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल। फोर्थ वन इज कॉलमनर, कॉलम जैसी है ना तो कॉलमनर, और ये क्यूबॉइड शेप इसका स्ट्रक्चर है तो इसे क्यूबॉइडल। ये स्क्वेमस, सिंपल सी फ्लैट सी है तो स्क्वेमस इसे कह दिया, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका है तो इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कह दिया गया। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज ये हैं, 4 टाइप के दिखा रखे हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड stratified। okay, so let's start। simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिंपल स्क्वेमस जो टिश्यू है फ्लैट होती है, बहुत ही पतली सी है और एक डेलिकेट सी लाइनिंग को ये फॉर्म कर रही है। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। यानी कि ईसोफेगस क्या होता है, हमारा फूड पाइप, ठीक है। द फूड पाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स या फूड पाइप इज नोन एज ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस है एंड जो लाइनिंग, माउथ की जो लाइनिंग है वो भी किससे कवर रहती है, हमने पढ़ा ना एपिथेलियम टिश्यू से। तो वो कौन सी एपिथेलियम है, स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारी जो स्किन है ना, हमारी ये जो स्किन होती है, हमारी स्किन भी किससे मिलके बनी हुई है, जो कि प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, ट्रांसपेरेंट होती है ना। कभी आपने देखा कि आपकी यहाँ से बारिश आ रही थी और इस वाले पोर्शन से अंदर पानी घुस गया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, ट्रांसपेरेंट होती है ना। तो ये जो प्रोटेक्शन का इसका काम होता है, ये भी स्क्वेमस टिश्यू से या स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। स्किन एपिथेलियल cells are arranged in many layers to prevent water and tear। तो ये
सॉरी वेयर एंड टेयर, ठीक है। तो जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट रहती है, जो कि हमें बचाती है किससे, हमारे स्किन को किसी भी बाहर के जो शॉक होते हैं ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो शॉक्स होते हैं, या वेयर एंड टेयर मीन्स कि कटने से, उठने से, बहुत सारी चीज़ों से ये बचाने का काम करता है। सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, हालांकि ये क्या है, जबकि ये अलग अलग पैटर्न, लेयर्स के अलग अलग पैटर्न में अरेंज हैं। द एपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, तो इस तरह से क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। तो इसमें कौन सी अलग अलग लेयर होने की वजह से इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहा जाता है, ठीक है। स्क्वेमस का ही ये पार्ट है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इसे कहा जाता है, ओके। where absorption and secretion occur, जहाँ पे absorption भी होता है और secretion भी होता है, as in the inner lining of the intestine, जैसे कि intestine की inner lining में यहाँ पे absorption भी होता है, intestinal juice का secretion भी करता है, और ये जो food के particle digest हो गए हैं उन्हें absorb करने का काम भी करता है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, तो बोल रहा है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर, जहाँ एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रेशन भी होता है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी सी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है, इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉलमनर एपिथेलियम। इसे कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम की तरह दिखाई देते हैं ना, देखो बड़े बड़े से, तो इसे कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है पिलर लाइक, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, तो ठीक है, यहाँ पे ये जहाँ पे हम बात करते हैं इनर लाइनिंग की, यहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मूवमेंट होता है, इसमें एपिथेलियल फैसिलिटेट करता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, ठीक है। एपिथेलियल बैरियर में उनके थ्रू या अक्रॉस ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया, तो क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियल के टिश्यू के पास सीलिया भी होता है। अब सीलिया का क्या काम होता है, सीलिया का काम होता है मूवमेंट का, ठीक है। विच आर हेयर लाइक, कुछ इस तरीके से सीलिया होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है, मूवमेंट में नॉर्मली इसका हेल्प होता है, ठीक है। hair like projection on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये इन सीलिया का काम होता है मूव करने का, और इनका जो मूवमेंट है वो जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है ना किसी भी पार्ट्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो म्यूकस को क्या करता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ पुश करने का काम करता है, ताकि ये इसे क्लियर कर सके, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसको क्या कह देते हैं, फिर सीलिया होगा तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इसे बोल देंगे, ओके। यानी कि जो कॉलमनर एपिथेलियल है ये सीलिएटेड का ही आपको एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल ये है। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, विथ क्यूब शेप स्ट्रक्चर, तो क्यूब शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा गया है। देखो क्यूब जैसा दिख रहा है ना, क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, तो ये किडनी ट्यूबल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, एंड डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट रहता है। सलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है, सलेवरी ग्लैंड हमारी प्रेजेंट रहती है हमारे माउथ में, जो कि सलाइवा के सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब सलाइवा क्या होता है, हमारे मुंह में जो वाटरी लिक्विड होता है ना वो सलाइवा होता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड का काम होता है उसे सिक्रेट करने का। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यहाँ पर इसका काम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का काम है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल, तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इनका एडिशनल स्पेशलाइजेशन होता है, एडिशनल काम होता है, अच्छा स्पेशलाइजेशन इनका है ग्लैंड सेल में, ठीक है। विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेज, और जगह तो प्रोटेक्ट कर रही है, बाकी चीजें कर रही है, यहाँ पे सब्सटेंस को
को सिक्रेशन का भी काम करती है एट द एपिथेलियल सरफेस पे। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ट, कभी कभी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड रहती है। एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्मेड, तो यहाँ पे को एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड यहाँ पे को प्रेजेंट रहती है इसका काम करने के लिए या इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए या इसकी हेल्प करने के लिए। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसे क्या कह दिया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो आपको आई होप एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया। एपिथेलियल टिश्यू हमने अलग अलग टाइप के पढ़े। हमने कहा कि प्रोटेक्शन या कवरिंग जहाँ पे हम बात करेंगे वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे ऑर्गन्स को, कैविटीज को कवर करता है और एक बैरियर का काम करता है अलग अलग ऑर्गन को सेपरेट करने के लिए। स्किन की लाइनिंग में, माउथ में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, एल्विलॉय में, किडनी में ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। छोटे से अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, इन जो गैप है इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। अलग अलग टाइप के एपिथेलिया अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें उनके फंक्शन के बारे में आइडिया देता है। फिर हमने पढ़ा फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम अगर होगा तो उसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कह देते हैं। ये कहाँ मिलता है? ईसोफेगस में मिलता है। ईसोफेगस की लाइनिंग में ये हमें मिलता है, माउथ की लाइनिंग में ये मिलता है। और उसके बाद हमने कहा कि कुछ सिक्रेशन भी करते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जहाँ पे होगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में बड़ी सी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है तो उसे हम कॉलमनर कह देते हैं। फिर हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियल पढ़ा, क्यूब शेप का होता है और ये ग्लैंड नॉर्मली सलेवरी ग्लैंड किडनी ट्यूबल्स में ये प्रेजेंट रहता है, वहाँ ये हेल्प करता है। तो ये सभी हमने पढ़ा और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हमने पढ़ा। तो ये हमारा क्या था? एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, या एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का, या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है ब्लड। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? आप देखो नाम से क्या लग रहा है, कुछ कनेक्ट करता होगा ना। तो वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो जब इस चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम तो उस टाइम पे क्लू हमें मिला था, क्लू था हमारे पास। नाउ लेट अस लुक, अब याद करो उसे। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। चलिए अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो ये इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं, बहुत लूजली स्पेस होता है, मतलब कि बहुत लूजली जुड़ी हुई रहती हैं एंड एम्बेडेड, एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में ये एम्बेडेड रहती हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स मे बी जेली लाइक। अब ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये कैसा हो सकता है? जेली की तरह हो सकता है। जेली तो सभी ने देखी है ना, जेली की तरह हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस है और रिजिड हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन concordance with the function of the particular connective tissue। यानी कि जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, और जो नेचर होगा मैट्रिक्स का वो डिफर हो सकता है या वो डिफर होगा अलग अलग प्रॉपर्टीज। कॉन्कोर्डेंस का मीनिंग अलग अलग होता है, मीन्स कि आपको कहीं पे आपको इसका मीनिंग कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो प्रॉपर्टीज हम बोलेंगे। तो डिफर इन प्रॉपर्टीज विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उस पर्टिकुलर टिश्यू का जो कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन होगा उसके बेसिस पे उसे उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड में ब्लड की ड्रॉप लीजिए एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन सी सेल्स आपको इसमें नजर आ रही हैं या आएंगी। ओके, तो ब्लड कैसा होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड के पास क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है जिसे हम आरबीसी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, ये सारी एंड प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट रहती है।
द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, प्लाज्मा के पास प्रोटीन होता है, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, सॉल्ट होता है और हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड फ्लो करता है और गैसेस ट्रांसपोर्ट, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, या डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का काम क्या है? फ्लो करने का और गैसेस के ट्रांसपोर्ट का, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्लड। सेकेंड वन इज बोन, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो बोन क्या होती है? एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का जो कि हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है, मीन्स कि हमारा जो ढांचा है, हमारी जो बनावट है उसे सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क बनाता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है? बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना। बोन कभी आपने देखी फ्लेक्सिबल हो रही है? तो नहीं होती है। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन? तो बोन इसका क्या प्रॉपर्टी होगी? बोन के जो प्रॉपर्टीज हैं ये कौन से फंक्शन में हेल्पफुल होगा? जैसे अगर बोन फ्लेक्सिबल होती तो हम कभी चल पाते? ऑब्वियसली नहीं, हमारे बोन पूरी मुड़ जाती, हम चल ही नहीं पाते। ऐसे ऐसे अगर बोन मुड़ जाती, ये यहाँ पे भी तो बोन प्रेजेंट है ना, तो हम कह रहे हैं ये बोन कैसे मुड़ी? तो यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है? जॉइंट्स। आप उसी पार्ट को आप अपना बेंड कर सकते हैं जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पे जॉइंट नहीं प्रेजेंट है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपका ये वाला पोर्शन कभी नहीं बेंड होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हमारे पैर में होने लग जाए तो पैर में आप सिर्फ नी वाला जो पोर्शन है वहां पे बेंड कर सकते हो, उससे पहले उससे नीचे उसके ऊपर कहीं बेंड नहीं कर सकते ना। तो अगर वो बेंड हो जाए तो फिर क्या होगा? तो यही जो प्रॉपर्टीज हैं बोन की, यही उसके फंक्शन में हेल्प करती है, यानी कि उसको काम करने में हेल्प करती है। यही उसका एडवांटेज है कि वॉकिंग में, मूवमेंट में ये हेल्प करता है, और बहुत बाकी दूसरी जो चीजें हैं उनमें भी बोन हेल्प करता है, ठीक है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, तो बोन सेल किसमें एम्बेडेड रहती है या समाहित रहती हैं? हार्ड मैट्रिक्स में, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, जिसमें कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament। तो अब देखिए, दो बोन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टर्म यहाँ पे आया, लिगामेंट। तो लिगामेंट का मीनिंग, द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स में कनेक्टिव टिश्यू होती है हमने कहा, ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू होती है हमने कहा, लेकिन जहाँ पे दो बोन्स होंगी, हमने कहा ना जॉइंट्स होते हैं ना, तो इसका मीन्स दो बोन कहीं पे मिल रही होंगी, जुड़ रही होंगी। जैसे हमारे इस वाले पार्ट में दो बोन कहीं पे जुड़ रही है, तो ये वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे टू बोन आपस में जुड़ रही हैं एक स्पेशल दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, उसे कह दिया जाता है लिगामेंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बोन प्लस बोन, बोन को बोन से जोड़ने वाला जो टिश्यू होगा उसे क्या कह देंगे? लिगामेंट। ओके, अब आया ना समझ में? बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे हम लिगामेंट कह देते हैं। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी अपनी अलग स्ट्रेंथ है, कंसिडरेबल अमाउंट में स्ट्रेंथ है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट। मैट्रिक्स मीन्स जेली लाइक सब्सटेंस, बहुत ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता है। नाउ टेंडन कनेक्ट, अब देखो, एक तो हमने लिगामेंट पढ़ा, दूसरा अब एक और टाइप आया कनेक्टिव टिश्यू का, उसे हम कह देंगे टेंडन। टेंडन क्या करता होगा? टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है? बोन को, अब यहाँ पे क्या दिखा देंगे? बोन प्लस मसल। ओके, बोन प्लस बोन लिगामेंट, बोन प्लस मसल, यानी कि बोन को बोन से जोड़ने वाली कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट, एंड बोन को मसल से जोड़ने वाली कनेक्टिव टिश्यू उसका नाम क्या होगा?
टेंडन। ओके, टेंडन का क्या काम है? टेंडन का काम है एक बोन को मसल से जोड़ने का, और लिगामेंट का क्या काम है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का। ठीक है, टेंडन्स आर फिब्रियस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ तो इनकी बहुत ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है। ठीक है, एक लिमिट तक ही फ्लेक्सिबल वो होता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, एक और कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलती है जिसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो हैज वाइडली स्पेस सेल, बहुत ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट रहता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, तो सॉलिड मैट्रिक्स है ये, इसमें प्रोटीन होता है, एंड शुगर, इसमें शुगर भी प्रेजेंट रहता है। अच्छा देखिए, कार्टिलेज वाला पार्ट मैं आपको बताती हूँ। कार्टिलेज वाला पार्ट, अपना कान पकड़िए, कान वाला पोर्शन ऊपर नीचे हो रहा है ना, आपका हो रहा है ना, तो ये क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज ना ही बोन की तरह हार्ड होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मींस इसको आप बेंड कर सकते हैं। और नोज को हिलाइए, इधर उधर हिला पा रहे हो ना आप नोज? यस, तो ये भी क्या है? कार्टिलेज है। ट्रैकिया एंड लैरिंग्स तो आप टच नहीं कर सकते बेटा, ये बॉडी के अंदर होते हैं ना, ट्रैकिया, एयर पाइप, लैरिंग्स, तो इसको तो आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन नोज एंड एयर को तो हम इजीली टच कर सकते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस सेल, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, तो इसका सॉलिड मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन एंड शुगर से बना हुआ है। कार्टिलेज स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट and is also present in nose, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज? नोज, एयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स में। We can fold the cartilage of the ears, हम फोल्ड कर सकते हैं ना, कर पा रहे हैं ना, लेकिन ऐसे हम बोन को कभी बेंड कर पाएंगे? कभी भी नहीं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, हमारे आर्म्स की बोन्स को हम बेंड नहीं कर पाते हैं। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट, तो सोचिए दो टिश्यू, जिसको आप टिश्यू बोल रहे हो, सेल से मिलके बने हुए हैं, बोल रहे हैं, कितने डिफरेंट होते हैं ना। Here next, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, तो एक और कनेक्टिव टिश्यू आई एरियोलर, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? ये प्रेजेंट रहती है स्किन एंड मसल्स के बीच, स्किन एंड मसल्स में। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो के कहाँ? चारों तरफ ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में प्रेजेंट रहती है। अब देखिए बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो, बोन का काम क्या होता है? बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स को बनाना। तो हमारी जो आरबीसीज बनती हैं, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स या हमारी जो ब्लड सेल्स बनती हैं, वो हमारे बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो क्या होता है? आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, बोन के अंदर जो पार्ट होता है, जो सेमी सॉलिड जो पार्ट होता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये क्या करता है? ये स्पेस मतलब कि ऑर्गन के अंदर का जो स्पेस है उसे फिल करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, ताकि वो टिश्यूज को रिपेयर कर सके। ठीक है, वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, तो एक और टिश्यू हमें मिली, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, तो स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, तो ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू की, ये किससे भरे हुए रहते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, तो जो फैट का स्टोरेज होता है वो कैसे काम करता है? एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही कुछ अलग अलग टाइप के टिश्यूज की बात करी। ठीक है, अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के ही हमने अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम तो कह रही थी कि कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में पता नहीं कौन कौन से टिश्यू पढ़ा दी, ऐसे कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ओके, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको ना कनेक्टिव टिश्यू का एक चार्ट बना के दिखाती हूँ, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे ना, सारे टिश्यूज का करेंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अभी सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का बनाते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में शायद आपको ज़्यादा पार्ट्स लग रहे हैं, तो आपको लर्न करने के लिए भी ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का है वो देखते हैं। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 1 this one, second, first, second,
थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट वन इज एरियोलर. फर्स्ट AREOLAR, एरियोलर. ओके. सेकेंड वन इज एडिपोस. हमने पढ़े बेटा, अभी सब पढ़े, अभी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, एडिपोस टिश्यू पढ़ा ना हमने अभी. स्केलेटल भी पढ़ा हमने. अब आप बोलेंगे कि हमने नहीं पढ़ा ना, अभी आपको पता लगेगा कि हाँ हमने सब पढ़ लिए. फ्लूइड. ओके. एरियोलर में टेंडन एंड लिगामेंट पढ़े थे ना, तो इसी के तो पार्ट है वो. टेंडन, ये लिगामेंट. ओके, टेंडन एंड लिगामेंट. एडिपोस के तो हमने कोई पार्ट नहीं पढ़े, फैट टिश्यू पढ़े थे ना जहाँ पे स्टोर होता है, तो ये हो गया. और स्केलेटल, स्केलेटल भी हमने पढ़ा. अब ऐसे ही कैसे पढ़ा, इसके भी पार्ट्स पढ़े हमने. ओके. तो क्या होता है, कार्टिलेज पढ़ा था, बोन पढ़ी थी, कार्टिलेज एंड बोन स्केलेटल टिश्यू का एग्जाम्पल. फ्लूइड भी पढ़ लिया. ब्लड पढ़ा ना, ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, ये किसके हो गए, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हमने बात करी. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का एक चार्ट आप देख लीजिए. एरियोलर होता है, एडिपोस होता है, स्केलेटल एंड फ्लूइड. तो एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट, और है क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू ही है. सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, लेकिन है तो सभी कनेक्टिव टिश्यू ही, लेकिन उनके टाइप्स अलग अलग हैं. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए. चलिए, कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स देयर पार्ट. आपने जल्दी से इसे नोट करना है. आई थिंक अभी तक तो आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना. तो अभी तो हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा एनिमल टिश्यू का पूरा चार्ट बनाएंगे. ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा फिर लर्न करने के लिए. 1 बाय 1 अगर हम लर्न करेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, और ऐसे हमने एक और पढ़ लिया ना, एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू का भी बना लेते हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू हमारी होती है स्क्वैमस पड़ा, सेकेंड क्यूबॉइडल पढ़ा था ना, थर्ड कॉलमलर पढ़ा, एंड ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है ना. सीलिएटेड भी तो पढ़ी थी. तो देखो, हमने 2 टाइप की टिश्यूज पढ़ ली. कितना इजी हो गया ना अब लर्न करने के लिए. कनेक्टिव टिश्यू इतने टाइप के होते हैं, फिर इनके अंदर और टाइप है. तो देख लीजिए, अगर हम लिखते हैं ऐसे ही तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना. तो अभी कितना इजी हो गया. कनेक्टिव टिश्यू का हमने फ्लो चार्ट बनाया. फिर हमने दूसरी टिश्यू भी पढ़ ली थी, एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू का भी फ्लो चार्ट बनाते हैं. इसके कोई टाइप्स नहीं होते. ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ते हैं, उसके बाद उसका चार्ट बनाएंगे. फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्थ वन, उसका चार्ट बनाएंगे. ठीक है, अगर उनके पार्ट्स होंगे तो. ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला. ओके, नेक्स्ट हियर अवर मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, अब हमने पढ़ना है क्या, मस्कुलर टिश्यू. पर इससे पहले कि मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करें, हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के तो डायग्राम देखा ही नहीं ना. ये देखिए, फर्स्ट डायग्राम है हमारा एरियोलर टिश्यू का. ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखिए. इसमें प्रेजेंट दिस वन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. इसमें मास्ट सेल्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेज और कोलेजन फाइबर. ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, एरियोलर टिश्यू का. ठीक है, सेकंड वन, दिस इज एडिपोस टिश्यू. ठीक है, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है. दिस वन इज एडिपोस टिश्यू. ऐसी होती है एडिपोस टिश्यू, जिसमें फैट स्टोर रहता है, कुछ इस तरीके की होती है. ठीक है, ऐसे ही थर्ड है कॉम्पैक्ट बोन. थर्ड पार्ट इज सी, जो है हमारा कॉम्पैक्ट बोन है. ठीक है, ये इस तरीके से
इसमें हार्वेनसियन कैनाल होता है जिसमें कि ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन डी हमारा क्या है, डी वाला पार्ट है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। ई टाइप्स ऑफ ब्लड सेल के ब्लड के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे को हैं, जैसे कि इसे क्या कहा जाता है, न्यूरोफिल, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स के डब्ल्यूबीसी, जिसे डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है ना, जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, फाइट करते हैं, अलग अलग किससे, इन्फेक्शन, फॉरेन पार्टिकल जो भी बॉडी में आएगा उससे फाइट करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो इनके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे ये इतने सारे टाइप्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स हैं, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूरोफिल्स है, इसिनोफिल है और बेसोफिल है। तो ये सारे टाइप्स, और ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी कहा जाता है, जो रेड कलर की होती है, ओके। वाइट ब्लड सेल्स या इसे कलरलेस कहा जाता है, या इसे क्या कह दिया जाता है, वाइट, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, इन्हें मसल फाइबर भी कहा जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये टिश्यू। मसल्स जो बनाती होगी ना, नाम से पता चल रहा है मसल्स में प्रेजेंट होगी। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। तो मसल्स के पास स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं ताकि बॉडी में मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, ये मसल फाइबर्स के टाइप जो होते हैं ना, स्टेरिएट मसल फाइबर है, सेकंड वन इज स्मूथ मसल फाइबर है, और थर्ड वन इज कार्डिक मसल फाइबर है, ठीक है। स्टेरिएट, स्मूथ एंड कार्डिक मसल, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जब इनकी हम बात करते हैं, वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मसल्स को हम बहुत ज़्यादा ताकत के साथ हम क्या कर सकते हैं, या कुछ ताकत लगा के हम मूव कर सकते हैं। मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू, जब लिम्ब की जो मसल्स होती हैं, हम कभी भी, जैसे ये है, हम कभी भी इनको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं जब भी हम चाहें, ठीक है। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, तो जब हमें नहीं मोड़ना है तो हम उसे रोक देंगे। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, तो इन मसल्स को क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल। और वॉलेंट्री मसल का एग्जाम्पल कौन सा होता है, स्टेरिएट मसल्स, ठीक है। स्टेरिएट मसल्स यानी कि ये वाली जो मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल होती है, जब चाहे हम चलाएं, जब चाहे हम ना चलाएं, ठीक है। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached, इनको skeletal muscle कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन से अटैच रहती हैं, ठीक है। These muscles are also called skeletal muscle as they are mostly attached टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, बोन से अटैच रहती है और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, तो इनको क्या कह दिया जाता है, इनको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इन्हें देखते हैं, दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इनके पास लाइट और डार्क बैंड होते हैं। कुछ बैंड दिखाई देते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं बहुत लाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के, बहुत डार्क दिखाई देते हैं, ठीक है। और स्टेरिएशन व्हेन स्ट्रेन एप्रोप्रिएटली, जब इनको ढंग से स्ट्रेन किया जाता है, कलर किया जाता है, तो कलरफुल भी हमें नजर आती है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिएट मसल्स, तो इसी वजह से इन्हें स्टेरिएटेड मसल भी कहा जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, इनकी जो सेल्स होती हैं लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाई, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियाई, यहाँ पे भी न्यूक्लियाई, यहाँ भी न्यूक्लियाई, यहाँ भी, बहुत अलग अलग जगह इनमें न्यूक्लियाई हमें दिखाई देंगे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तो ये तो क्या था, वॉलेंट्री मूवमेंट था, ठीक है। जब हम चाहें तब हम रोक सकते हैं, तब हम चाहें तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जिसमें डाइजेशन होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। हम जब चाहे इसे रोक नहीं सकते, हम जब चाहे इसे चला नहीं सकते, ठीक है। ये जब होगा अपनी मर्जी से हमेशा चलेगा और अपने हिसाब से ये होते रहता है, ठीक है।
वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम, हम ना ही उसे स्टार्ट कर सकते हैं ना ही हम स्टॉप कर सकते हैं, सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, अब जैसे हमेशा चाहें तो। स्मूथ मसल्स, जैसे कि आपको ये इसका स्मूथ मसल का एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, दिस वन इज स्मूथ मसल। और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मोमेंट, तो ये मसल्स क्या करती हैं, इस टाइप के मोमेंट को कंट्रोल करती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, ये आई में भी प्रेजेंट रहती है, आई का जो आइरिस वाला पार्ट होता है ना, हमने 8th क्लास में पढ़ा है, वहां पर भी ये प्रेजेंट रहती है। इन यूरेटर्स यानी कि यूट्रस, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ या ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंकी में, यूट्रस में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो द सेल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, स्पाइंडल शेप होते हैं, ठीक है, लॉन्ग और पॉइंटेड एंड इनके होते हैं, स्पाइंडल शेप होता है इन मसल्स का। एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस, यूनि मीन्स वन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। वाई वुड दे बी सो कॉल्ड दैट, तो ऐसा क्यों कहते होंगे, इनको स्ट्रेटेड क्यों कहा था, इसका ठीक दूसरा रीजन, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इनको ऐसा क्यों कहा, इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहा, ठीक है। तो आप एक बार अगर दोबारा रीडिंग करोगे ना, स्ट्रेटेड मसल को आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको आंसर सीधे आ जाएगा। द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में जो हार्ट की जो मसल होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल, ये भी इनवॉलेंट्री मसल होती हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, कार्डिक मसल्स कह देते हैं, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स का एग्जांपल है ये, ठीक है, जो कि हार्ट में प्रेजेंट रहती है। ओके, कार्डिक मसल, इसीलिए हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी, क्योंकि उसमें कार्डिक मसल प्रेजेंट रहती है। कार्डिक मसल प्रेजेंट होने की वजह से कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दीज इनवॉलेंट्री मसल आर कॉल्ड कार्डिक मसल। हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल, ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ब्रांचेस, यहाँ से ब्रांच निकली है, यहाँ से सिलेंड्रिकल दिख रहा है, और एक न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स मस्कुलर टिश्यू, तो अलग अलग टिश्यू को देखिए, इनका डायग्राम देखिए, कितने अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच नहीं है, स्पाइंडल शेप है, ये बिल्कुल इसमें कोई ब्रांच नहीं है, डार्क बैंड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो कैसे अलग अलग टाइप के हैं। नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल, तो आपने क्या करना है, इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपने नोट करने हैं, या इनका शेप नोट कीजिए, शेप का डायग्राम बनाना है आपने, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कहाँ पर प्रेजेंट है वो भी आपने इसको नोट करना है, ठीक है। तो इतना आया ना समझ में। तो अभी हमने कौन सी मसल पढ़ी, मस्कुलर, कौन सी टिश्यू पढ़ी, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, मस्कुलर टिश्यू के टाइप पर, जैसे हमने ये बनाया ना, ये टेबल बनाया ना, वैसे हम मस्कुलर टिश्यू का टेबल बनाते हैं। ओके, मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे लिख देते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि हमें पूरा एक साथ करने की ज़रूरत है। ये पहले टाइप का टिश्यू, ये दूसरे टाइप का टिश्यू, ये तीसरे टाइप का टिश्यू, कितना इजी हो गया ना लर्न करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप का था, कितने टाइप का पढ़ा, स्टेरिएटेड मसल, अनस्ट्रेटेड, थर्ड वन इज कार्डिक, और भी कोई पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना, इतने ही तो पढ़े थे हमने, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक, ठीक है, यही पढ़ा ना। तो ये क्या हो गया, हमारे मस्कुलर टिश्यू के टाइप, ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके का हमारा ये डायग्राम बन गया है, देखिए। कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसके टाइप, सेकंड हमने एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड हमने मस्कुलर टिश्यू किया, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप का टिश्यू करेंगे जो कि हमारा बच गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। ओके, तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू, ऑल सेल्स पॉजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जितने भी सेल्स होते हैं ना उनके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, स्टिमुली मीन्स बाहर से जो संकेत मिल रहे हैं, ठीक
ठीक है, उनके लिए इनकी एबिलिटी होती है कि वो उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। स्टिमुली हमने शायद 8th में भी पढ़ा ना, जैसे लाइट के लिए, लाइट के पास जाते ही बहुत तेज लाइट में जाते हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, तो रिस्पॉन्स तो है ना वो। अगर हॉट प्लेट में टच हो जाए तो हम हाथ हटा देते हैं ना, वो भी तो क्या है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना हम, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है। तो बस बेटा यही हमने इसमें पढ़ना है, ये नर्वस टिश्यू की वजह से ही होता है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, जबकि ये जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू जो होती है बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, किस चीज के लिए, स्टिमुलेटेड होने के लिए, एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, और उसके बाद जल्दी से स्टिमुलेट होगी, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी ना बहुत फास्ट, 1 सेकंड भी नहीं लगाती है, इतने फास्ट एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सभी नर्वस टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, या इन सभी में क्या होती है, नर्वस टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। इनसे इनकी जो सेल्स होती हैं उसे नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूरॉन होता है वो एक सेल बॉडी को उसके बाद सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। जहां से अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, आपको डायग्राम लर्न भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, आपको वो डायग्राम लर्न करना होगा। तो ये क्या, वहां से क्या होता है, एक लंबा सा हेयर लाइक पार्ट अराइज होता है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। हर एक न्यूरॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे कि एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसे डेंड्राइट कहा जाता है। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। तो एक इंडिविजुअल सेल 1 से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स फाउंड आर बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। तो बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आपस में मिलके जुड़े हुए रहते हैं, जिससे कि वो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक नर्व का फॉर्मेशन वो करती है। ठीक है, नर्वस टिश्यू आपस में मिलके इसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। तो हियर योर डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू। देखो ये है ना, सेल बॉडी होती है, बोला था ना, दिस इज सेल बॉडी। और हमने कहा था एक लंबा सा पार्ट होता है, एक्सॉन उसे कहा जाता है, ये एक्सॉन है। दिस पार्ट इज नर्व एंडिंग और शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट, और ये इसका एक न्यूक्लियस। पता है इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो डेंड्राइट होते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन लाते हैं। आपका हाथ जल गया, मान लो चलो किसी का हाथ जल गया, तो वो हाथ जला है ना, वो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट में आएगी। डेंड्राइट उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ सेल बॉडी में भेजेगा, सेल बॉडी एक्सॉन में भेजेगा, फिर नर्व एंडिंग में, फिर यहाँ से दूसरी जगह जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, और फिर जहाँ से उसे बताना है कि अरे आपका हाथ जल रहा है, आपने हाथ हटाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे को ट्रेवल करवाई जाती है। ठीक है, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो बोला जा रहा है नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्स हमें अलाउ करती है कि हम अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ठीक है, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। तो वो जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है नर्व टिश्यू का और मसल टिश्यू का, वो एक फंडामेंटल कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एनिमल्स का। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से एनिमल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू के कोई पार्ट नहीं होते हैं बेटा। देयर आर 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू या नर्व्स टिश्यू। ठीक है, तो इसका कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, सिंगल होता है। तो देखिए अब यहाँ पे को कितने इजी क्वेश्चन आए। देखिए, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो आपने उन टिश्यूज का नेम लिखना है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है, यहाँ पे देखो आंसर। और दूसरा, गिव 3 फीचर
ऑफ कार्डिक मसल, कितना ईजी है, कार्डिक मसल के 3 फीचर देने हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरुलर टिश्यू, एरुलर टिश्यू के क्या फंक्शन है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये सभी भी आपने काम करना है। और आपने क्या क्या पढ़ा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 मेन टाइप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द पार्ट. Permanent tissue are derived from meristematic tissue. Once they lose the ability to divide, they are classified as simple and complex tissue. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma are 3 types of simple tissue. Xylem and phloem are the type of complex tissue. Animal tissue can be epithelial, connective, muscular and nervous tissue. Depending on shape and function, epithelial tissue is classified as squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. The different type of connective tissues in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament, cartilage and blood. Striated, unstriated and cardiac are 3 types of muscle tissue या muscular tissue. Nervous tissue is made of neurons and that receive and conduct impulse. तो ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो टिश्यू को आपने डिफाइन करना है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम, ये डायग्राम में भी आपको दिया गया, हमने पढ़ा है। और हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बहुत ही ईजी है बेटा प्लांट्स में। आपने सिंपल टिश्यू और हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग है वो करना है। आपने डिफ्रेंशिएट करना है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को, ठीक है, उनके सेल वॉल के बेसिस पे। दूसरा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा के फंक्शंस क्या हैं। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर, कुछ नहीं, आपने मसल फाइबर के डायग्राम बना देने हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, और अभी मैंने किए थे ना मसल फाइबर के। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल, कार्डिक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने लेक्चर सुनना है, बस लेक्चर सुनना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने करना है, तो आपके सारे आंसर ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेरिटेड अनस्टेरिटेड कार्डिक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी, ठीक है, ये करना है। और स्पेसिफिक फंक्शन ये तो हो गया। न्यूरॉन का डायग्राम लेवल करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप 10th में भी आपको मिलेगा, तो न्यूरॉन तो आपको सीखना ही सीखना है। उसके बाद आपने इनके नेम देने हैं। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, कितना ईजी है, हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है हमने। दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन, अभी मैंने किया, अभी मैंने वो लिख के भी आपको बताया है। ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, वेरी इजी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, ये भी हमने पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये भी हमने पढ़ा है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये भी हमने पढ़ा है। फिर है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल, वस्कुलर बंडल, बहुत ही ईजी। नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। हम बेटा हमने सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं और सारे टॉपिक हम क्लियर करते हुए पीछे से आए हैं। व्हाट इज, आप मेरे साथ मेरे ख्याल से आप आंसर भी कर रहे होगे पीछे मुझे। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, हाउ डज द कॉक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये सब आपने करना है और साथ ही साथ आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एक एग्जांपल दिया है, 2 यहाँ पे लिख लीजिए और एक यहाँ पे लिखना है, बहुत ही ईजी है बेटा। और अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम जैसा तो कुछ है। फिर भी आपको अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया या आपको लग रहा है कि आपको दोबारा से पढ़ना है तो आप बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगी जो भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लेक्चर सुनने हैं, अपनी NCERT बुक निकालनी है, उसे 1 बार 2 बार 3 बार आपने रिवाइज करना है और उसके बाद नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।